ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड है। मैं आपसे लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप में से मेरे बहुत सारे देखने वाले दो तीन बातों का जिक्र करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कई दफा जिस चीज के बारे में आप हमसे जिक्र करते हैं या उसका बात करते हैं, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई होती है और बहुत लेटेस्ट नहीं होता। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, एक तो बात यह है कि मैं ये रोज वीलॉग नहीं करता। एक दिन रिकॉर्ड करता हूं, एक दो दिन के बाद वो चलता है। मेरा कोई न्यूज चैनल नहीं है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन किसी मसले के बारे में देता हूं। और जाहिर है कि जो शख्स दिन में 3 वीलॉग्स ना करता हो और सिर्फ हफ्ते में 3 वीलॉग्स करता हो, उसके अप टू डेट होने और करंट होने में फर्क होगा थोड़ा सा। इसे यकीनन आप समझ सकते हैं। अगर आपकी पसंदीदगी शामिल रही और आपकी सब्सक्रिप्शन शामिल रही, तो शायद मेरे पास इतने रिसोर्सेज हो जाए कि मैं एक दिन में 3-3 दफा सुबह शाम आपके लिए वीलॉग करूं और फिर मैं बेइंतहा लेटेस्ट रहूंगा और बिल्कुल ताजा बताजा खबरें आपके सामने पेश करूंगा। मैं एक और बात आपके बारे में कहना चाहता हूं। आपके यहां कुछ एतराज है कि आप खुल के बात नहीं करते। आपको पता होता है असल बात का, लेकिन आप नहीं करते। ख़वातीन हुज़रात, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर लाहौर में रह के ये वीलॉग करता हूं। तलवारों के साए में, हथकड़ियों के साए में, एजेंसियों के साए में, इस सियासी हुकूमत के साए में और इनके साया पुर अताब में मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है उन लोगों के मुकाबले में जो कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में या खलीज के मुख्तलिफ शहरों में या यूनाइटेड किंगडम के मुख्तलिफ शहरों में आराम से गोशाए आफियत में बैठ के वीलॉग करते हैं। वो जो चाहे कहें, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो जो चाहे अपना व्यू दें, वो जो असल बात बताएं, जो मैं भी जानता हूं मगर कह नहीं सकता, उनको खौफ नहीं है। मैं खौफ के हिसार में रह के बेखौफी की मशक करता हूं, जो कि आसान चीज नहीं है। और आप में से जिन लोगों को बहुत शौक है कि हम पाकिस्तान से रह के सही सही बातें करें, वो एक अच्छे वक्त का इंतजार करें और हमारा मुआवजना उन लोगों से ना कीजिए जो न्यू जर्सी में बैठ के खबरें देते हैं पाकिस्तान के मुतालिक। एडे और शेर ने ना कि वो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क वगैरह में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खबरें दें। असल बात बताएं कि किस किस्म के दलदल में उनके अमेरिकी सदर ने उनकी पूरी कौम को धकेल दिया है, जिस दलदल के अंदर सिवाय बारूद और खून और गंद और गुर्बत के अलावा और कुछ नहीं। कहे ना वो जाके वहां पे, वो कई बैठे हुए वहां पे कशगोरी और फरशोरी और फलाने, कि हमने किस तरह बम मार के ईरान के एक स्कूल के अंदर 188 नन्ही बच्चियों का खून कर दिया। 188 लाशें वहां पे बारूद से अटी हुई, खून से लिथड़ी हुई बिछा दी और उनके जनाजे हो गए। कहे ना कि आप इतने बड़े हिटलर हैं, ये हो नहीं सकता। अपने सदर को कहे ना, फिर आपको मजा आए। न्यूयॉर्क में बैठ के, न्यू जर्सी में बैठ के, एटलांटा में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठ के लाहौर के हालात, पिंडी के हालात, इस्लामाबाद और कराची के हालात पे राय जनी करना बहुत ही आसान है। इसलिए कि यहां से अगर मिसाइल भी चले तो यकीन कीजिए अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। मैं लाहौर में रहता हूं। मैं अगर कुछ कहूं, और जैसे मैंने पहले कहा है, तो एक दिन के अंदर 14 गुंडे एजेंसियों के दंदनाते हुए आएंगे, मेरे घर का दरवाजा तोड़ेंगे, मुझे पकड़ के हथकड़ियां लगाएंगे और अंदर तुम देंगे, सिर्फ चंद लोगों की ख्वाहिश पे, और वो भी खवातीन है बेसिकली। खवातीन हजरात, ये आसान चीज नहीं है। गो के यकीन कीजिए मैं इन सब मनाजिर से गुजर गया हूं, लेकिन शायद उम्र के हिस्से में मैं मजीद टॉर्चर, मजीद अजियत और मजीद कैदोबंद की सोबतें नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपको शौक है, आप खुद कुछ कहना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पूरी कौम बेजमीरी की, बेहिसी की, बेजुबानी की और बेगैरती की एक तस्वीर बनी बैठी है। अपने पड़ोस में देखिए, जो कौम है ईरानी कौम, उसने ये साबित कर दिया है कोई सुपर पावर नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह सदर ट्रंप बौखलाए हुए फिर रहे हैं, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स और बंगियां वो मारते फिरते हैं, कभी कहते हैं मैंने ये जंग इस तरह शुरू की, इसलिए शुरू की, उसके कहने पे शुरू की, मार्को रूबियो कहने पे शुरू की, अपने दामाद के कहने पे शुरू की, जो मुझे ये बताते थे कि अगर मैंने जंग ना शुरू की तो ईरान हम पे जंग हावी कर देगा। अपने इल्जामात दूसरों पे धरते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने बहनोई नेतन्याहू के कहने पे, उसकी फरमाइश पे ये जंग शुरू की है। और वो किसको प्लीज करना चाहते हैं? इस जंग में से जो वो फायदा हासिल करना चाहते थे, जो हदफ उन्हें हासिल होने थे, जो उनके मकासद और अगराज थे, उनमें से कुछ पूरा नहीं हुआ। बुनियादी तौर पे शुरू में वो ये चाहते थे कि ईरान के अंदर रिजीम
चेंज हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप, तुमने क्या ईरान को भी उसका हमसाया मुल्क समझा था, जहां पे तुम्हारा एक क्लर्क एक साइफर भेजेगा और रिजीम चेंज हो जाएगी? सरहदें दो कौमों के दरमियान होती हैं, दोनों कौमों का मिजाज मुख्तलिफ होता है। जो चीज सरहद के इस पार मुमकिन है, शायद उस पार बिल्कुल उस कौम के कौमी मिजाज, उसकी हमीयत, उसकी गैरत की वजह से मुमकिन ना हो। बहुत कोशिश की उन्होंने उभारने की उन तमाम ग्रुप्स को जो कि करंट ईरानी रजीम के खिलाफ थे। आपने ये देखा कि वो सारे यकदम एक हो गए, उनके अंदर एक खास किस्म का इत्तेफाक पैदा हो गया। उल्टा असर हुआ। कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि सदर अमेरिका बार बार कहते हैं कि मैं तो जंग जीत चुका, अब ईरान में कुछ तबाह करने के लायक नहीं रहा, हमने उनके जहाज डबो दिए। ऐसा ही है सदर अमेरिका, तो ये बताइए कि आबनाए हुमरुज यानी कि द स्ट्रेट ऑफ हुमरुज से ऑयल के जहाज क्यों नहीं गुजर रहे? आपका कंट्रोल वहां क्यों नहीं? दुनिया को तवानाई का इतना बड़ा बहरान, उसका सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपके जहाज वहां से डर के मारे गुजरते नहीं हैं। और अब तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज में सुरंगें भी बिछा दी हैं, बारूदी सुरंगें। और उसके अलावा एक और इनोवेशन की है कि ऐसी मोटर बोट्स हैं जो कि बारूद से लदी हुई हैं, जो समुद्र में छोड़ दी जाती हैं और वो जाके किसी बड़े ऑयल टैंकर से टकरा के उसके अंदर मौजूद तेल को आग लगा के सब कुछ तबाह कर देती हैं। ख़वातीन व हज़रात, ईरान की इस वक्त तक जंगी जीत का एक सबसे बेयन निशान उसका कंट्रोल है ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इस वजह से वो कार्ड खेला जा रहा है जिसको हम कहते हैं एनर्जी कार्ड, वो कार्ड खेला जा रहा है जिसे हम कहते हैं ऑयल कार्ड। मेरे ख्याल में जहां तक ये जंग शुरू करने का मामला था, तो सदर ट्रंप का ये ख्याल था कि ये जंग होगी मिसाइलों की, ये जंग होगी मिसाइल स्ट्राइक्स की, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, प्रिसीजन टारगेटिंग की। उससे हम ये सब तबाह कर देंगे, बिल्डिंगें तबाह कर देंगे ईरान की, ये तबाह कर देंगे, वो कर देंगे। ईरान ने इस जंग को एक और ही रंग दे दिया है। उसने इस जंग को ऑयल वॉर बना दिया है, उसने एनर्जी वॉर बना दिया है, उसने ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि सारी दुनिया इस वक्त घबरा के रह गई है कि अगर ये जंग मजीद चलती है तो फिर क्या होगा। एक तरफ आप देखें तो कहीं दुबई के जो पूरे के पूरे रियल एस्टेट थे, बहुत बड़े बड़े बबल्स, वो बस्ट कर गए हैं। मार्केट में ऐसा स्लंप आया है कि कभी इससे पहले दुबई वगैरह में देखा नहीं गया। सऊदी अरब के अंदर खौफ के मारे उनकी वाकतन टांगें कपकपा रही हैं, क्योंकि उनकी रिफाइनरीज पे हमले हुए हैं और जहां जहां अमेरिकन बेसिस हैं वहां पे रडार सिस्टम को यूं तबाह किया गया है कि अब ईरान जहां चाहता है, जैसे चाहता है, अपना मिसाइल भेज के उसे तबाह कर दिया जाता है। आप तिल अवीव की बात कीजिए जिसके कहने पे यह सब शुरू किया गया। इसराइल में ऐसी तबाही इससे पहले नोन हिस्ट्री में कभी किसी मुल्क ने नहीं मचाई कि जैसी ईरान ने मचाई है। इस हद तक कि अब इसराइल के अंदर किसी भी किस्म की मूवी बनाना, फोन से भी मूवी बनाना, कैसी तबाही है, क्या क्या बिल्डिंग गिर गई, कहां से बम आ रहे हैं, कहां से मिसाइल गिर रहे हैं, वो एक जुर्म है, उसे मना कर दिया गया। अगर आपके यहां कुछ नहीं हो रहा तो फिर आपने ये पाबंदी क्यों लगाई? अगर आपके यहां कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्यों नहीं लोगों को फिल्म करने देते कि आप तो मजे से खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं ईरानियों की जिंदगी तबाह करके। अरे, अपने मुल्कों की तबाही को छुपाते हुए आप दरअसल ये सब आश्कार कर रहे हैं दुनिया के सामने कि आपके यहां कितना नुकसान हुआ है आपकी इस जंग की वजह से। मैं सिर्फ दुआ गो हूं कि मेरे मुल्क को, मेरी फौज को और मेरे अवाम को ये खतरा लाहक ना हो। हम एक और जंग, एक और मगरबी सरहद पे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ हम बरसरे पैकार हैं, यहां हिंदुस्तान के साथ तो हम पिछले 78 बरस से बरसरे पैकार हैं। अगर ईरान के साथ भी शुरू हो गई तो फिर एक जंग रह जाएगी और वो है मकबूजा कश्मीर के साथ। आप सोच लीजिए कि ये मुल्क किस खतरे में है। अब तक मैं लाहौर में रहता हूं, यहाँ की जिंदगी देखता हूं, हर जगह रोशन बत्तियां हैं, हर जगह इफ्तारियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं। हमारी जिंदगी बड़ी नॉर्मल और एक खास मामूल पे चल रही थी। अंदेशे जरूर थे, लेकिन अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और खुदा ताला करे कि ऐसा ही रहे। और इसमें मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा किरदार हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी है कि उन्होंने एक ऐसा बैलेंस रखा हुआ सिक्योरिटी का कि अवाम तक किसी किस्म का कोई खतरा नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला उनको मजीद एक सीना सफर की हुई दीवार की तरह हमारे लिए रखे ताकि हमारे दुश्मन इस दीवार को कभी तोड़ ना सकें।
मगर कब तक? ये सिचुएशन आसान नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, अवाम को तो हमारी फौज ने बचाया, मगर पाकिस्तानी अवाम पे हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा कि आइए, अगर इसराइल हमला नहीं कर रहा, ईरान हमला नहीं कर रहा, अमेरिका हमला नहीं कर रहा, तो अरे हम हमला कर देते हैं। अपनी अवाम पे हमला करने के मामले में हम मुकम्मल तौर पे खुद कफील हैं और अपने आप को हक बजानिब समझते हैं। उस क्लस्टर बॉम्ब का, जिसका नाम पेट्रोलियम प्राइस हाइक बॉम्ब है, उसका असर आप सब महसूस करेंगे और कर रहे हैं। माशाअल्लाह, मैं कई दफा सोचता हूं कि इंसान जब हुकूमत में होता है और जब अपोजिशन में होता है तो यकीनन ये दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के तमाम सियासतदान ड्यूअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डबल फेस का शिकार हैं। आइए आपको बताऊं कि हमारे एक साबिक वजीर आजम क्या कहा करते थे जब वह हुकूमत में नहीं थे, जब इक्तदार उनके पास, उनके भाई के पास और खानदान के दीगर अफराद के पास नहीं था। वो कहते थे कि अगर रात के अंधेरे में आपने पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ाई है तो यकीनन ऐसा किया है कि डाका डाला है, क्योंकि रात के अंधेरे में डाका डाला जाता है। मैं सिर्फ उनको पूछना चाहता हूं कि जब 55 रुपए फी लीटर बढ़ाया गया और रात के अंधेरे में चिट्टे देते थे, नहीं तो इस डाके को क्या कहेंगे? द मदर ऑफ ऑल डाकाज। मैं ये सब बातें कह तो रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि मैं कितने खतरे में हूं। मुझे ये भी पता है कि इस मुल्क में ये कहते हुए कि आपने हम पे पेट्रोल बम गिरा दिया है, आपकी कैसी पकड़ हो सकती है। मगर बेगैरती की जिंदगी गुजारना, मेरे ख्याल में उससे मौत बहुत बेहतर है, जैसा कि हमें ईरानियों ने दिखा दिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं जब ईरान की जंगी टैक्टिक्स देखता हूं, उनकी हिम्मत और हमीयत देखता हूं, उनकी जुर्रत देखता हूं, तो आप यकीन कीजिए मुझे वो तराने याद आ जाते हैं जो किसी वक्त, किसी जमाने में हमारी कौम के लिए लिखे गए थे। अब न जाने वो कितने सच हुए या नहीं हुए, मगर उन तरानों का एक एक लफ्ज ईरानियों ने, ईरानी फौज ने, ईरानी अवाम ने और ईरानी हुकूमत ने सच कर दिखाया है। अगर इजाजत दें तो मैं सिर्फ चंद नशीद और उनके चंद अशार आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आपके कानों को वाकिफियत भी होगी उनके साथ। ख़वातीन और हज़रात, आपको याद होगा कि शौकत अली साहब का एक तराना बेइंतहा मशहूर है, जिसके अशार कुछ यूं हैं: ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा। आ देख ये बाजू बाजू हैं या तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहनी दीवारें, मिल जाती हैं कदमों से किस तरह ये दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे 100 बार ये नजारा, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। अफसोस की बात सिर्फ ये है ख़वातीन हज़रात कि जब मैं इस तराने को सुनने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसको यूट्यूब पे डाला, तो जो तराने मेरे सामने आए वो पता चला कि ये तराना पाकिस्तान का कौमी तरानों में से या नेशनल या जंगी सॉन्ग में से नहीं है। ये तो एक टर्किश टेलीविजन सीरियल के साथ मंसूब है, यानी कि अर्तुगरुल गाजी के साथ है और नई नई आवाजों में है। फिर मुझे अपने रिकॉर्ड्स कलेक्शन में जाना पड़ा, जहां से मैंने शौकत अली साहब का ये तराना निकाला जो ओरिजिनल था। अफसोस की बात यह है कि ये अर्तुगरुल गाजी जो है, ये पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने ऊपर चलाया और हमें दिखाया कि ये देखो तुर्कों की तारीख और तुर्कों के हीरो दरअसल तुम्हारे हीरो हैं। पाकिस्तान टेलीविजन एक वो इदारा है जिसको अपना ड्रामा बनाए हुए आज बरसों बीत गए हैं। हाँ, महंगे दामों कमीशन खा खा के ये तुर्की के ड्रामे खरीदते थे, उनको यहां पे डब करके चलाते थे। न जाने क्यों जो इतने आपके पास प्रोड्यूसर्स बैठे हुए मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन, उनको कोई काम क्यों नहीं देते? यहां जो ड्रामे के आर्टिस्ट हैं उनको क्यों नहीं बुलाते आप? यहां जो ड्रामा लिखने वाले हैं वो आपकी तारीख से मुतल्लिक, आपके हीरोज के मुतल्लिक, आपकी जंगी फतूहात के मुतल्लिक क्यों नहीं कुछ लिख सकते? सिर्फ इसलिए कि काम आसान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है पीटीवी के लिए, एक इदारे को करोड़ों नहीं अरबों रुपया मिल रहा हो कि तुमने ये काम करना है कि मुल्क के लिए अच्छी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पैदा करनी है। अब मैं इसका मुकाबला करता हूं एक रेस्टोरेंट के साथ। वो ये कहा जाता है कि इस रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छा खाना पकाएंगे और लोगों को आगे से खिलाएंगे। पता चला कि रेस्टोरेंट ने अपना सारा खाना कहीं बाजार से लेकर मंगाना शुरू कर दिया, उस पर कमीशन लिया
اپنا بھی پیٹ بھرا اور وہ سب سٹینڈرڈ بازاری کھانا جو اس قوم کے مزاج اور اس قوم کے کوزین کلچر کے مطابق نہیں ہے، روایات کے مطابق نہیں ہے، اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا. شاباش پی ٹی وی، ایکسلنٹ. تسی سارے مل کے نا صرف اپنی باجیدہ مارننگ شو کریا کرو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ایک مہینہ آرام کرن دینا سی. تسی بیچاری ننی نی جان نو رمضان چ بھی آرام نہیں کرن دیتا. گھروں پٹ کے کراچی لے گئے ہو. ظالمو کی چاہتے ہو؟ ایکچولی کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی میں کوئی لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کر سکے. ایک بھی لڑکی نہیں ہے. اللہ، کراچی کی عورتوں تم لوگ کس قدر ٹیلنٹ لیس ہو، اور تمہیں کوئی دین کا علم بھی نہیں ہے، اور ہوسٹنگ تو تمہیں بالکل آتی ہی نہیں. ڈوب مرو. ہمیں لاہور سے ایک بچی کو کراچی بھیجنا پڑتا ہے تاکہ پی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کو سنبھال سکے. اور صرف اس کو نہیں بھیجنا پڑتا بلکہ اس کے ایک بہت محبوب پروڈیوسر کو بھی بھیجنا پڑتا ہے. وہ بھی گھر سے دور، بیوی سے دور، 1 مہینہ مجرد زندگی گزار رہا ہے صرف اپنی تصویریں روز فیس بک پہ لگا لگا کے. اچھے تو نہیں لگ رہے، باقی تیری مرضی ہے. بہرحال خواتین حضرات، یہاں بات ہو رہی ہے خواتین کی. میں آپ سے تھوڑا سا ذکر کروں کہ ابھی کچھ دن پہلے پنجاب گورنمنٹ نے فلم فنڈ کے تحت ایک فلم فنڈ بنایا گیا جس میں کوئی 2 ارب روپے تھے. اس کے تحت تقریباً 15 یا 25 فلم میکرز کو یا پوٹینشیل فلم میکرز کو 1.5 کروڑ روپیہ دیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ بقیہ 1.5 کروڑ ان کو 2 قسطوں میں ملے گا. آپ سب اس تفصیل سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بہرطور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، ایک خوش آئند چیز ہے کہ آپ نے بالآخر پاکستان کی فلم انڈسٹری کو فائنینشلی سپورٹ کرنا شروع کیا. فلم میکرز کو 3 کروڑ دیا تاکہ کچھ وہ ڈالیں اور اچھی فلمیں بنائیں. اس سلسلے میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں جو میرے خیال میں بالکل غلط نہیں ہیں، اس لیے کہ اسکرپٹ کو اپروو کروانا ہے. ان کی فلموں کے اندر پنجاب کے کلچر کو یا پنجاب کے ویو پوائنٹ کو سامنے لے کر آنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور اخلاقی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر جب سے اس لسٹ کا اعلان ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیے 1.5 کروڑ، اس کو کیوں دیے اور اس کو کیوں نہیں دیے. یہ سب اہم باتیں ہیں. میں اس سلسلے میں صرف 3 خواتین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس فہرست میں شامل ہیں، اور یقین کیجئے اس فہرست میں صرف 25 میں صرف 3 خواتین شامل ہیں. سب سے پہلے جس خاتون کے نام کے اوپر میں شاباش دینا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو، وہ ہے بی بی سنگیتا بیگم. سنگیتا جی میرے خیال میں 70s سے فلموں میں کام تو کر رہی ہیں، مگر فلمیں بنا بھی رہی ہیں، ڈائریکٹ بھی کر رہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی پہلی فلم لگی جس کا نام سوسائٹی گرل تھا، تو میں اس وقت بالکل ایک اسکول چائلڈ تھا. میں نے بہت شوق سے جا کے وہ فلم دیکھی، اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ فلم کے اندر بہت عمدہ کہانی اور سبجیکٹ کو لیا گیا. شاید باجی سنگیتا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے سوسائٹی گرل ایک آدھ ہوتی تھی، اب تو خیر ماشاءاللہ پوری سوسائٹی گرل سے بھری ہوئی ہے، مگر ہر لحاظ سے ان کی ایک بہت بڑی یہ کاوش تھی. تب سے لے کر اب تک میں نے سنگیتا بیگم کے کام پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، اور پچھلے تقریباً 15 سال سے سنگیتا جی میری عزیزہ بھی ہیں اور میری مریضہ بھی ہیں، اور یہ میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں. کس قدر خوبیوں سے پر، کس قدر باہمت، کس قدر جرت مند خاتون ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. It is a pleasure to know Sangeeta Begum as a friend, and to have her as a friend is a personal pleasure for me and privilege for me. Anyway, ان کو جو 1.5 کروڑ دیا گیا ہے بہت عمدہ دیا گیا ہے. اس کے بعد خواتین حضرات 2 اور خواتین ہیں. ان میں ایک خاتون کا نام ہے عالیہ رشید. کبھی سنا ہے آپ نے نام کہ عالیہ رشید نے کبھی کوئی فلم بنائی ہو یا ان کا فلم سے کوئی تعلق ہو؟ ہاں، میں عالیہ رشید کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ کرکٹ کی اینالسٹ ہیں، کرکٹ کے بارے میں کامنٹری کرتی ہیں، اور پی ٹی وی کے جو سپورٹس سیکشن ہے اس کے اندر ایک بھاری تنخواہ پہ کوئی لگی ہوئی ہیں ڈائریکٹر وغیرہ. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ مصدقہ نہیں ہے تو مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے گا، کہ وہ بورڈ آف گورنرز آف پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بھی شامل ہیں. تو کرکٹ اور فلم میکنگ اور گرانٹ حاصل کرنے میں جو خلیج ہے وہ انہوں نے کمال عمدگی کے ساتھ پاٹی ہے. میں کوشش بھی کروں اور تحقیق بھی کروں تو میں عالیہ رشید کا فلم سے کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتا. ہاں، ان کا تعلق ہمیشہ بہت کشی پوزیشنز کے ساتھ، بڑی بڑی سیلریز کے ساتھ، اور اسلام آباد میں ہمارے قومی نشریاتی ادارے
और क्रिकेट बोर्ड के साथ जोड़ सकता हूं। तो चलिए, एक तोहफा ये भी सही, जहां इतना कुछ उनको प्लेट में रख के दिया जा रहा है या दिया जाता रहा है, एक दफा ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक मस्बत कदम उठाने लगे हैं तो उसके रेसिपिएंट्स आपकी कोशिश को बातिल ना जाहिर कर दें। बहरतौर इंशाल्लाह ताला जब वो ये फिल्म बना लेंगी तो फिर हम देखेंगे कि कितनी उम्दा फिल्म बनाई, और इस तरह से आलिया रशीद साहिबा मेरा मुंह बंद कर देंगी कि तुमने कहा था मेरा फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। देखो, मैंने 3 करोड़ में कितनी कामयाब फिल्म बनाई है, जिसमें पंजाब भी आगे है, पाकिस्तान भी आगे है, पीसीबी भी आगे है। बड़ा मुश्किल होगा सब्जेक्ट, इसलिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है उसके बाद कामयाब फिल्म तो नहीं बन सकती। हाँ, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है, एपिक ट्रेजेडी। क्या पता वो अपना सब्जेक्ट ऐसे ही चूज करें या फिल्म का जॉनरा भी एपिक ट्रेजेडी हो। और 3000 जो तीसरी खातून इस लिस्ट में शामिल है उनका नाम है राबिया हसन। आप में से बहुत कम लोग राबिया हसन को जानते होंगे। राबिया हसन का छोटा सा तारुफ है। राबिया हसन एक बे इंतहा समझदार सिंगल पेरेंट है, और ये बेटी है मशहूर हिदायतकार हसन तारिक साहब और उनकी बेगम नासरा बेगम अल मारूफ रानी बेगम, जो कि हमारी बहुत बड़ी हीरोइन थी। इतने बड़े माँ बाप की बेटी होना आसान नहीं है, और जितना ताल्लुक इनका अपने वालिदैन के साथ रहा वो भी बहुत महदूद है, इसलिए कि दोनों अपने वक्त के बेइंतहा मसरूफ लोग थे। हसन तारिक साहब अपनी फिल्मों में और रानी बेगम उन फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा करते हुए, और उसके बाद भी हसन तारिक साहब भी वक्त से बहुत पहले फौत हो गए, रानी बेगम भी इनकी शादी के फौरन बाद फौत हो गई। की शादी भी बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन इस लड़की ने एनसीए यानी कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तालीम हासिल की थी, और अब इनका ताल्लुक फिल्म क्रिटिसिज्म के साथ है। ये एक फिल्म क्रिटिक हैं, अपने मुख्तलिफ वीलॉग करती हैं जिसमें ये बताती रहती हैं कि फलां फिल्म कैसी है और कैसी नहीं है। अपनी वालिदा के फन से भी इनका एक ताल्लुक है। अपनी वालिदा के फिल्मों के पोस्टर्स की इन्होंने एक एग्जीबिशन कुछ अर्सा पहले की। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद राबिया हसन। मैं राबिया हसन को समझता हूं कि इस लिस्ट में शामिल करके ये बताया गया है कि जिन लोगों की लीनिएज फिल्म है उनके अंदर पोटेंशियल होगा अच्छी फिल्म बनाने का। और राबिया का मुझे ये पता है कि कुछ अरसे से ये एक पंजाबी एनिमेटेड फिल्म बना रही हैं, जिनमें अदाकार नहीं है, जिसमें कार्टून है। दिस विल बी अ न्यू एक्सपेरिमेंट एंड अ वेरी गुड वन मेरे ख्याल में। और राबिया की इंक्लूजन भी इस चीज में बहुत खुशाइंद है। सिर्फ एक दो गिले करने हैं आपसे। जिन्होंने ये फंड दिया उनने कुछ हिस्सा इसका मखसूस करना था उन बच्चों में से कुछ लोगों का कि जिन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फिल्म मेकिंग पढ़ी है। हमारे यहाँ अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फिल्म मेकिंग पढ़ाती हैं। मैं खुद आज से बरसों पहले बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में फिल्म पढ़ाता रहा हूं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने फिल्म में कौन सी डिग्री की? तो हुजूर वाला ये बताइए आपके बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने कौन सी डिग्री की फिल्म मेकिंग में? मैं तो पढ़ के पढ़ाता रहा, वो तो बगैर पढ़े बनाते रहे और आप देखते रहे। कुछ फनून ऐसे हैं इस मुल्क में कि जिनके लिए हनोज पढ़ना पढ़ाना मुमकिन नहीं था। बहरतौर मेरे बड़े होनहार स्टूडेंट्स थे, और उन होनहार स्टूडेंट्स में एक बच्ची का नाम मुझे अच्छी तरह याद है जिसका नाम था आयशा फजली। पता नहीं आयशा को मैं याद हूं कि नहीं, लेकिन आयशा मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए कि उसका ताल्लुक फजली फैमिली से था, जिनका एक बहुत गहरा रिश्ता हमारी फिल्म मेकिंग के साथ है। और आयशा फजली अब मिसेस अली जफर हैं। अब अली जफर भी बहुत सारे हो गए। ये अली जफर वो मीशा शफी वाले अली जफर हैं, हमारे गुलकार, हमारे अदाकार और हमारे मेरे ख्याल में मॉडल भी हैं अली जफर, जो कि बड़े भले आदमी हैं। आयशा फजली उनकी बेगम है। और 3000 अली जफर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, मगर मुझे इत्तला मिली है कि अली जफर ने ये 1.5 करोड़ लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि मैं जो फिल्म बना रहा हूं उसके अखराजात 10 करोड़ से ज्यादा हैं, तो कम से कम मुझे आधा तो दिया जाए। अगर नहीं देते तो मैं ये नहीं लेता। उनकी मर्जी है, बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने दिया। अगर वो नहीं समझते कि मुनासिब है तो रिफ्यूज कर देना चाहिए। खातिन असल मसला तब पैदा होना है जब इस मार्च से लेकर अगली मार्च तक हम ये एनालाइज करेंगे कि जिन जिन लोगों को 1.5 करोड़ रुपया मिला है उनने कौन कौन सी फिल्म शुरू की, वो फिल्म कहां तक पहुंची, वो फिल्म कब तक रिलीज होगी, वो फिल्म कितनी कामयाब होगी। यहां पे ये भी कहा गया है कि रमजान के महीने में मुस्तहकीन के नाम ये 1.5 करोड़ किया गया है, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत है, इसलिए कि इनमें से लोग मुस्तहकीन नहीं है। इनमें से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्म मेकिंग का, मगर फिर ऐसे भी लोग हैं
कि जिनको शायद ये पैसे कतअन मिलने नहीं चाहिए थे या उनको लेने नहीं चाहिए थे। मैं उसमें एक नाम आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी। जमाल शाह साहब, इट डिडंट सूट यू टू एक्सेप्ट दिस मनी विद योर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा ख्याल है, आपका अपना ख्याल हो सकता है। उन बच्चों के बारे में मैं जरूर कहूंगा जो कि फिल्म मेकिंग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या यहां से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं रखा। असल में पैसे उनको सीड मनी चाहिए अपने पहले फिल्मी प्रोजेक्ट की। काइंडली जो खवातीन इस चीज की अब जिम्मेदार है, और पंजाब में हर चीज की जिम्मेदार खवातीन है, वो एक दफा सोचें कि एक हिस्सा अब उनको दें, बजाय कि बहुत बड़े बड़े पुराने बूढ़े और ऐसे फिल्म मेकर्स को जो कि बेनतहा अमीर हैं। पैसे की हर एक को जरूरत होती है, मगर मेरे ख्याल में पैसे की ज्यादा जरूरत उनको होती है जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नो आमोज होते हैं, मगर जिनका टैलेंट फ्रेश होता है। अब फिल्म की बात आ गई है तो आपको ये पता है कि ईद उल फितर आने वाली है, चंद दिन की बात रह गई है, और ईद उल फितर पे इस दफा कम से कम 2 बड़ी फिल्में लग रही हैं। मैं यकीनन अगर प्रीमियर पे बुलाया गया तो मैं आके उनका यहाँ पे एक पूरा क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने करूंगा और बताऊंगा कि मेरा ख्याल क्या है। हो सकता है आप मुझसे मुत्तफिक हो सकता है ना हो, लेकिन कम से कम मेरी लगाई हुई आग के बाद आप भी अपने हाथ तापने के लिए सिनेमा हाउसेस के अंदर जाएंगे। खातिन एक फिल्म तो बुल्ला है, उसका तो बाद में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एक फिल्म है, वो है कुछ इस तरह करके कि आग लगी बस्ती में। सिर्फ बस्ती में? आग लगी मुल्क में, आग लगी खित्ते में। खैर, आपने नाम यही रखा है, और मैं बताऊं कराची की बनी हुई फिल्म है, और इसके लीडिंग अदाकार फहद मुस्तफ़ा हैं, उनके साथ माहिरा खान है, और कौन होती। वहां भी काल है। जिस तरह कराची में कोई रमजान ट्रांसमिशन की होस्ट नहीं मिलती, इसलिए कराची वालों को फिल्म की हीरोइन भी माहिरा खान के अलावा कोई नहीं मिलती। बहुत कमी है कराची में लड़कियों की, या अगर लड़कियां हैं तो उनमें टैलेंट की बहुत कमी है। क्या किया जाए, दुहाई है वाकई। खातिन हज़रात, इस फिल्म में इन्होंने एक कॉमेडियन को भी लिया है, मगर मेरे ख्याल में एक विलन के रूप में, और वो है ताबिश हाशमी साहब। ताबिश ने अपना नाम बहुत कमा लिया है कॉमेडी के अंदर, और बड़ा जायज कमाया है। उनकी अपनी एक अपने तरह की कॉमेडी है, और बहुत अरसे से वो एक टेलीविजन प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जहां उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है हंसने पे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि अब मैं एक प्रोग्राम शुरू करूं जिसका नाम हो जीना मना है। बिल्कुल ये कहने को दिल करता है, क्योंकि आजकल तो हमें यही कहा जा रहा है, बोलना मना है, सुनना मना है, देखना मना है, महसूस करना मना है, सिर्फ हंसना मना नहीं है, जीना भी मना है। ताबिश हाशमी। अच्छा खैर, किस्सा यह है कि मैंने इसका ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर ही देख के आपको पता चलता है फिल्म कैसी है। मैं एक बड़ी ही आजिजी के साथ, और अगर आप बुरा ना मनाए तो जसारत करूं, ट्रेलर के अंदर मुंतखब सीन और मुंतखब डायलॉग्स होते हैं। आइए आपको ट्रेलर के 3 डायलॉग सुनाऊं और फैसला फिर आप पे छोड़ दूं। आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। एक डायलॉग है जो कि ताबिश हाशमी साहब बोल रहे हैं, और इस डायलॉग से पता चलता है कि फिल्म में इनके किरदार का नाम है छोटे साहब। डायलॉग कुछ यूं है, और आपके मुंह से सुन रहे हैं, छोटे साहब का बहुत बड़ा है ईगो। एक खास वक्फे के बाद ईगो, तो छोटे साहब का ईगो बहुत बड़ा है। मैं तो समझा कि शायद ताबिश हाशमी का कुछ और बहुत बड़ा है, और मैं डर सा गया था, मगर अब ये डर जाहिल हो गया, क्योंकि बड़े ईगो को डिफ्लेट करना बड़ा आसान होता है। वो एक तना हुआ वो बारह होता है, उसमें हल्की सी सुई मारे, छिछड़ा सा होके वहां जमीन पे गिर जाएगा, फुस करके उसकी हवा निकल जाएगी। दूसरा डायलॉग सुने। एक साहब एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी को पकड़ा हुआ है, और उसको कह रहे हैं, मैं फलानी जगह मार के तेरी फाड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद कहते हैं, वो साहब पूछते हैं क्या फाड़ दोगे, तो वो कहते हैं तेरी आंत फाड़ दूंगा। अच्छा, आंतें फटती हैं शायद घूसा मारने से? हाँ, शायद फटती हो, कराची में कुछ भी हो सकता है। और एक तीसरा डायलॉग भी है, और वो इतना घटिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और वो फहद मुस्तफ़ा ने अपने प्यारे से मुंह से अदा किया है। वो कहीं कह रहे हैं किसी को कि हम तो बहुत भूखे लोग हैं, हमें चाटने का शौक नहीं। खातिन हज़रात, अगर आप ये समझते हैं कि ये डायलॉग मैंने खुद लिखे हैं तो गलत समझते हैं, और अगर ये समझते हैं कि मैं मिस कोट कर रहा हूं, तो आप भी जाके सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई बस्ती के इस ट्रेलर को देखिए और मजे लीजिए। और भी मजे मजे के वहां पे डायलॉग हैं, मैंने तो सिर्फ 3 पेश किए हैं।
آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شمائلہ رانا کو شاباش. اس بار شمائلہ رانا کو آپ تمغہ حسن کارکردگی دیں. وہ واحد لڑکی ہے، واحد ایم این اے ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے تاڑ کر کے پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور ایک حقیقی مائنڈ سیٹ کی خبر دی ہے. منافقت کو چھوڑ کے اس نے بالکل حقیقت ہمیں دکھا دی ہے، ہماری اوقات دکھا دی ہے. اس لیے کہ شمائلہ رانا کا ایک جملہ ابھی تو 55 روپے ہے، ہم 110 روپے کر لیتے تو تم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں. ایسی اوقات یاد دلائی ہے شمائلہ رانا نے مجھے اور میری قوم کو کہ لطف آ گیا، لطف آ گیا ہے. ہمیں ساری حکومت کی نیت، ان کا ہمارے متعلق جو بھی خیال ہے وہ، اور وہ جتنی ہمیں اوقات میں سمجھتے ہیں، جس حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں، اس ایک جملے کے اندر سمٹ آئی ہے. ایکسلنٹ شمائلہ رانا. وہ میری ایک مریضہ ہے شمائلہ رانا کہ جن کا تم نے لاہور کے ایک جم میں ان کے بیگ میں سے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ چرایا تھا اور سیدھی جا کے گلبرگ میں صدیق ٹریڈ سینٹر کے گراؤنڈ فلور پہ واقع بی یو جیولری ہاؤس سے 80,000 روپے کی جیولری خریدی تھی. اور پھر زاویہ بن کے تم نے بینک میں فون کیا تھا اور یہ پتا چلانا چاہا تھا کہ اور کتنے پیسے ہیں جو میں چوری کے استعمال کر سکتی ہوں. مجھے یہ بھی یاد ہے، میں نے بھلا دیا کہ تم نے جب LLB کا ایگزام دیا تھا تو کتنی عمدگی کے ساتھ پیپر میں سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اپنی حیثیت، اپنا شعبہ، اپنا فون نمبر اور یہ میسج لکھا تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کی تکلیف رفع کر دوں گا. اگر اب چاہیں گی کہ آپ میری تکلیف کو رفع کرنا چاہتی ہیں تو میری تو کوئی تکلیف اب رہی نہیں. آپ نے مجھے ایسا سیٹ کر دیا ہے اور میرے خیال میں اس قوم کو بھی سیٹ کر دیا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.